अब हम कर रहे हैं रिलेशन फंक्शंस पर एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू दिस। और रिलेशन क्या है? x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। और रिलेशन किस पर है? नेचुरल नंबर पर। इसका मतलब रिलेशन n क्रॉस n से निकाला गया है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि इसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो अब हमें इस रिलेशन की रेंज निकालनी है। रेंज, जब आप x को कुछ रखोगे जो कि डोमेन होती है और फिर y कुछ आएगा जो कि रेंज होगी। अब आप सोचो, x की जगह आप क्या क्या रख सकते हो कि y नेचुरल नंबर आ जाए। अगर आप x की जगह 1 रखते हो तो क्या y नेचुरल नंबर आएगा? रख के देखो। x की जगह 1 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7/2 3.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब आप 1 नहीं रख सकते। तो फिर क्या रखेंगे? 2 रख के देखो। अगर आप 2 रखते हो, अब आप माइंड में कैलकुलेशन करो। अगर आप 2 रखते हो तो 2y कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 6 और y कितना हो जाएगा? 3। अगर आप 2 रखते हो तो आंसर 3 आता है। यस, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा। ठीक है, अब आप 3 रखो। अगर 3 रखोगे तो भी y नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर आप 4 रखोगे, यस आप 4 रखो, माइंड में कैलकुलेशन करो। अगर आप 4 रखोगे और 4 को इधर शिफ्ट करोगे तो 8 माइनस 4 4 होगा और y कितना आएगा? 2। अगर 4 रखोगे तो y 2 आएगा। इसका मतलब ये भी r में होगा। और कोई नंबर सोचो। अगर हम 6 रखेंगे, अगर हम 6 रखते हैं तो 8 माइनस 6 2y1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है। अगर हम 8 रखते हैं तो y 0 होगा। ये सही नहीं है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये है हमारे ऑर्डर पेयर जो r में आएंगे। तो इसमें हमारी रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी 3 2 1। ठीक है, मालूम है ना, पहले पहले नंबर डोमेन होते हैं और दूसरे दूसरे नंबर रेंज होते हैं। तो 3 2 1 कहाँ लिखा हुआ है? ए में। ए पार्ट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा पढ़ो। अब इसमें कह रहा है ए एक सेट है। ए एक सेट है और जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। मान लेते हैं ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। और सेट बी है और जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। मान लेते हैं पी क्यू आर और एस 4 एलिमेंट है। Then find the number of functions that can be defined from A to B. A to B मतलब A to B आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने। कितने फंक्शन हो सकते हैं? अच्छा, फंक्शन के लिए पहले तो ये सारे एलिमेंट A के जो डोमेन में है बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं जो ए के एलिमेंट है उसको मैं डोमेन मानूंगा, उसको फंक्शन में रखूंगा। जैसे मैं x की जगह पे मींस fx में x की जगह पर a रखूंगा तो वो क्या होगा? fa हमारी रेंज हो जाएगी। फिर मैं x की जगह b रखूंगा, fb हमारी रेंज हो जाएगी। फिर मैं x की जगह c रखूंगा, fc हमारी रेंज हो जाएगी। तो ठीक है, अगर मैं x की जगह a रखता हूं तो मेरा आंसर इन 4 में से कोई ना कोई तो आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं आया, तो ये नहीं कह सकते क्योंकि रेंज हमेशा कोडोमेन में होती है। जो भी रेंज होगी वो हमेशा बी में होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह a रखते हैं फिर हमारा कोई तो आंसर आएगा इन 4 में से। तो कितने आंसर आ सकते हैं? तो 4 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर P आएगा या Q आएगा या R आएगा या S आएगा, कोई तो आएगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 आंसर हो सकते हैं A रखने पर। ठीक है, अब B रखने पर कितने हो सकते हैं? B रखने पर भी 4 हो सकते हैं। ये हो सकता है,
या फिर ये हो सकता है, या फिर ये, और या फिर ये। तो बी रखने पर भी 4 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर सी रखने पर कितने आंसर हो सकते हैं? सी रखने पर भी 4 आंसर हो सकते हैं। तो सी रखने पर भी 4 आंसर हो सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आंसर कितने होंगे? जितने आंसर होंगे उतने फंक्शन होंगे। तो कितने आंसर हो सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको परमुटेशन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर का सेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 64। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट ए दिया हुआ है और उस पर हमें एक रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो आर, ये हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन कैसा है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होने जरूरी हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? पहले सिमेट्रिक देखते हैं। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। क्या इस रिलेशन में चेन बन रही है और कंप्लीट नहीं हो रही? कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब नहीं होता जब उसमें चेन बन रही हो और वो कंप्लीट ना हो रही हो। जैसे जैसे ए बी हो हमारे पास और बी सी हो हमारे पास, और फिर हमारे पास फिर ए सी भी होना चाहिए एंड ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर ए सी नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव होता है। अगर चेन बन रही है और कंप्लीट नहीं हो रही तो ट्रांजिटिव नहीं होता, वरना हमेशा ट्रांजिटिव होता है। मतलब अगर चेन नहीं बन रही तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ कोई चेन नहीं बन रही, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ठीक है, यस, इसका आंसर होगा हमारा बी पार्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 11th क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब होता है कि x के कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब आप एक बात देखो, fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करूं तो होंगे x माइनस 1 और होंगे x माइनस 2। अब आपको साफ साफ पता लगता है कि 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 आएगा और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पर, और 2 पर भी। तो 1 और 2 आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। इसका मतलब हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? तो डोमेन हमारी हो जाएगी, हम कुछ भी रख सकते हैं मगर 1 और 2 नहीं रख सकते। तो r मतलब कुछ भी रख सकते हैं, माइनस 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। ये होगी हमारी डोमेन। कहाँ लिखी हुई है? सी पार्ट में। सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें सेट ए पर एक रिलेशन गिवन है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? हाँ, ये देखना पड़ेगा। और वो कहता है कि बताओ कि इसमें, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बताओ कि ये इस रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाने के लिए और क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो इक्विवेलेंस तब होगा जब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों है। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 1 नहीं है। तो 1 3 का उल्टा भी तो होना चाहिए। इसका मतलब 3 1 को अगर ऐड कर दूं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या तब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा? हाँ, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 1 है
1 3 है। देखो चेन बन रही है 3 1 1 3 और बचता कौन है 3 3। क्या 3 3 है तुम्हारे पास? हाँ है। इस चेन को उल्टा भी पढ़ा करो, ऐसे सोचो कि 1 3 है मेरे पास और 3 1 है मेरे पास। 1 3 3 1 दोनों है, तो ये दोनों सेम है 1 3 3 1। बाकी क्या बचता है 1 1। क्या 1 1 है तुम्हारे पास? वो भी है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा अगर इसमें 3 1 आ जाए तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, मान लेते हैं, ठीक है, R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, सेट A पर, ठीक है, गिवन बाय रिलेशन क्या दिया हुआ है 2 डिवाइड्स A माइनस B, मतलब A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास हमें लेनी है 0 की, मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब है कि अगर A को 0 ले लें, A को 0 ले लो इस रिलेशन में, ये जो हमने लिखा है इसमें, ये जो रिलेशन है इसके अंदर A की जगह आप 0 ले लो, 0 ले लिया, और B की जगह सोचो क्या आना चाहिए कि ये ट्रू हो जाए। B की जगह क्या आना चाहिए? तो B की जगह क्या 1 आ सकता है? अगर मैं B की जगह पे 1 लगाता हूं तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। क्या मैं 2 लगा दूं तो होगा? हाँ होगा। तो ये -2/2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 2 लगाने पे होगा। इसका मतलब 2 आंसर हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे 2 हो सकता है। और 3 लगा के देखो, 3 लगा के होगा? नहीं होगा। 4 लगा के होगा? 4 लगा के भी हो जाएगा, तो -4/2 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा, 4 लगा के भी हो जाएगा। क्या 5 लगा के होगा? नहीं होगा। तो ये दो ही हैं तुम्हारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास में काम आएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है 0 के साथ कौन कौन हो सकता है जो इस रिलेशन को फॉलो करे, तो वो होंगे 2 और 4। बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7। यस, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 11th क्लास का क्वेश्चन है। f-1 क्या होगा? f-1 की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह -1 रखो, कहाँ रखें? लास्ट वाले में रखो, लेस देन 1 में आएगा -1, तो लेस देन 1 में आता है, ठीक है। तो 3 इंटू -1 कितना हो गया? -3। अब आप f2 भी निकालो, f2 कैसे आएगा, किसमें रखें? इजिकल टू 2 कहाँ मिलेगा? इजिकल टू 2 मिलेगा ये बीच वाले में, तो x की जगह 2 रख दो, 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब आप ले लो f4, f4 क्या होगा? f4 कहाँ रखना होगा? x की जगह 4 पहले वाले में, इट इज 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। तो आंसर क्या निकालना है? तीनों को प्लस करो, -3 + 4 + 8, ये हो गया 9। तो ए सेक्शन फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यस, हमें एक रिलेशन R दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेशन R क्या है? नेचुरल नंबर पर है, और n जिसमें कि रिलेशन है n डिवाइड्स m, मतलब m को n डिवाइड करता है, ठीक है, n डिवाइड्स m, ठीक है। अब आप सोचो कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दोनों को सेम लेना होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए m की जगह n ले लो, तो n डिवाइड बाय n, क्या ये पॉसिबल है? क्या n n को डिवाइड करता है? हाँ करता है, कट जाएगा, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के बारे में सोचते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है जो भी तुम सोचोगे उसका उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे तुम 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो गया ना, 2 आ गया, क्या 2 को 4 से करोगे तो डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा।
इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी गलत हो गया। सिमेट्रिक नहीं है तो बी पार्ट भी गलत हो गया। इसका मतलब बाकी बचा डी पार्ट, तो यही हमारी राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एल एल एक सेट है स्ट्रेट लाइन का, L1 L2 जितनी भी लाइन हो सकती हैं, L इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, और रिलेशन लेना है हमें इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, L इज परपेंडिकुलर टू M। तो इसको एक एक करके सबको देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सोचना होगा कि M की जगह भी L कर दो, L इज परपेंडिकुलर टू L। क्या एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? नहीं। एक लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है मगर परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो पहली ऑप्शन कट हो गई। अब सिमेट्रिक देखते हैं। अगर एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है? यस। तो ये लाइन दो, ये जो प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वाली, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। यस, तो रिलेशन इसमें सिमेट्रिक होगा क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब है L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो इसका मतलब है L1 L2 और फिर L2 L1 दोनों ट्रू हैं, तो दोनों R में होंगे। इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ठीक है, सिमेट्रिक ऑप्शन हमें मिल गई, दिस इज द राइट चॉइस, बाकियों को छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक फंक्शन है नेचुरल नंबर पे, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, अब बताना है कि ये सर्जेक्टिव है मतलब ऑन टू, ये इंजेक्टिव है मतलब 1 1, ये बाइजेक्टिव है मतलब बोथ। देख लेते हैं अभी। अच्छा, क्या अगर ये मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और ये भी एक नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 2 3, अब यहाँ 1 रखो, x की जगह मतलब n की जगह, n लेना है, n की जगह 1 रखो, तो कितना आया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, तो इसका आंसर 5 होगा। बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8 एंड सो ऑन, बोथ होंगे, पूरे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का आंसर क्या आएगा 7। तो डिफरेंट एलिमेंट आर हैविंग डिफरेंट इमेज, तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज होता है 1 1। ठीक है, ये 1 1 होगा। क्या ये ऑन टू होगा? ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, ये किसी के आंसर नहीं होंगे। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, सिर्फ 1 1 है। इंजेक्टिव बी पार्ट इज द राइट आंसर, ऑन टू नहीं है, 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, और सेट ए में 3 एलिमेंट हैं जैसे ए बी सी, और इसमें फिर 4 हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस मतलब 1 1 फंक्शन कितने होंगे 1 1 के लिए फ्रॉम ए टू बी। 1 1 के लिए ए के कितने आंसर हो सकते हैं? अगर मैं ए रखता हूं, एक्स की जगह पर ए रखता हूं, तो ए के कितने आंसर हो सकते हैं? ए के चारों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के 4 आंसर हो सकते हैं, चारों में से कोई भी एक हो सकता है। इसका मतलब 4 तरीके से आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और सेट बी के और एलिमेंट बी के कितने तरीके से आंसर हो सकते हैं? सेट ए मतलब एलिमेंट ए का कोई तो आंसर होगा 4 में से, हाँ कोई तो होगा, मान लेते हैं कि क्यू होगा। तो बी के लिए कितने रास्ते बचे हैं? बी के लिए 1 1 होने के लिए 3 रास्ते बचे हैं, क्योंकि 1 1 का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज।
सेम इमेज नहीं हो सकती, तो डिफरेंट इमेज होगी। इसका मतलब बी के लिए 3 रास्ते पड़े हैं, तो बी कैन हैव 3 ऑप्शन, 3 रिजल्ट, 3 इमेजेस। ठीक है, तो बी की भी कोई ना कोई तो होगी, मान लो पी होगी। अब रह गया सी। सी के लिए कितनी ऑप्शन बचती हैं? 2। इसके लिए 2। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे तीनों के लिए? इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? 24। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में fx हमें दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइन है R2R। ये हमारे पास एक सेट R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, अब कहते हैं प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3। ये कोडोमेन में एक नंबर पड़ा है 17 और एक नंबर पड़ा है -3। ये दोनों की प्री इमेज क्या है? मुझे जानना है कि इसकी प्री इमेज क्या है और इसकी प्री इमेज क्या है। दोनों की प्री इमेजेस क्या है जानना है। ठीक है, तो दोनों क्या है? इसका मतलब ये दोनों को ऐसा करते हैं, रेंज मान लेते हैं, तो दोनों को fx मान लेते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि यहाँ कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं जिनके ये आंसर हैं, हमें ये पता लगाना है। इसका मतलब हमें x का पता लगाना है, क्योंकि ये तो डोमेन की जगह है, ये तो डोमेन की जगह होती है। इसका मतलब हमें डोमेन का पता लगाना है, मतलब x का पता लगाना है। फिर ये 17 और -3 क्या होंगे? अगर यहाँ x होता है तो 17 और -3 fx होंगे। एक काम करते हैं, इनको fx मान लेते हैं। तो 17 को fx मानता हूँ, देखता हूँ x क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में डाल दिया, तो ये x² क्या हो गया? ये 16 हो गया। x क्या हो गया? +-4 हो गया। इसका मतलब +4 -4 होगा, जिनका आंसर 17 होगा। इसका मतलब ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और +4 दोनों का आंसर 17 है। ठीक है, अब बात आती है -3 की। तो -3, तो ऐसा करते हैं, -3 लिख देते हैं fx को। -3 = x² + 1, तो -4 = x²। तो ये क्या हो गया? इट इज -4 √ x और प्लस माइनस। अब ये तो रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब -3 जो पड़ा है वो किसी का, इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। 5 इसके लिए आएगा एम्प्टी सेट। तो -4 + 4 के लिए क्या आया? एक सेट -4 + 4 रखा है जिसमें, और फिर -3 के लिए कौन सा सेट आएगा? एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब 5। ये राइट आंसर हमारा होगा। ये नहीं होगा क्योंकि रिस्पेक्टिवली कह दिया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले आया उसका पहला आंसर, जो दूसरे में दूसरी बार लिखा हुआ है उसका दूसरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थोड़ा सोचना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। हमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है x - y + √2। अब ये बताना है हमें कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए y की जगह x रखो। हमेशा मैं ये कहूंगा, रिफ्लेक्सिव जानने के लिए अगर a b है तो b की जगह a रख दो, x y है तो y की जगह x रख दो। तो रिलेशन क्या है? इज इरेशनल। इज इरेशनल। y की जगह अगर मैं x रखता हूं तो x - x + √2, क्या ये इरेशनल आता है? हाँ, ये तो आ गया, क्योंकि वो दोनों तो कट गए। इसका मतलब क्या हुआ? यस, इरेशनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यस, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम एमसीक्यू कर रहे हैं और इनका एक ही ऑप्शन है
तो फिर बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव आ गया तो आंसर कंप्लीट हो गया, छोड़ दो, बाकियों के लिए छोड़ो, टाइम बचाओ अपना। एमसीक्यू में पूरी डिटेल नहीं चाहिए होती। यस, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दिए हुए हैं हमें कुछ इस सेट ए पर। कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि उसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। तो क्या वो आपको मिलता है? हाँ, हमें एक रिलेशन मिल गया जिसमें 1 1 2 2 3 3 है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। तो ए पार्ट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमें टी दिया हुआ है, एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड सो ऑन। अब हमें रिलेशन दिया हुआ है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखते हैं। ऐसा करते हैं B की जगह A लगा देते हैं, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, बिल्कुल सही है। हर ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव कहाँ लिखा हुआ है जल्दी से देखो। यस, ए सेक्शन में लिखा है। और कहीं रिफ्लेक्सिव लिखा है? नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया और नन ऑफ दीज भी गलत हो गया। इक्विवेलेंस लिखा हुआ है और इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव होता है, तो ठीक है। इसका मतलब या ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। सिमेट्रिक, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो क्या बी भी कॉन्ग्रुएंट होता है ए के? आप बताओ। हाँ, तो बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ए के। इसका मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक भी है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट है बी के और बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो क्या ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के? यस, तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन में यस, रिलेशन क्या है? रिलेशन है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर मैं बी की जगह ए लिख दूं तो ए इज ब्रदर ऑफ ए, ए का ब्रदर होगा। क्या हर बंदा अपने आप का ब्रदर होता है? हर बंदा अपने आप का ब्रदर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, आगे देखते हैं। क्या ए इज ब्रदर ऑफ बी? ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है और फिर बी भी ए का ब्रदर होगा क्या? अब बताओ, क्या ये सही होगा? अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। यस, ये तो होता ही है। ठीक है, अगर राम श्याम का ब्रदर है तो श्याम भी तो राम का ब्रदर हुआ। यस, तो ये भी सही है। इसका मतलब सिमेट्रिक सही है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर ए ब्रदर है सी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो फिर इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी होगा। ए इज ब्रदर ऑफ सी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखो कहां लिखा हुआ है, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 17। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। आपको एक सेट ए दिया हुआ है, इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढने हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। पहले ले लो आप 1 1 2 2 और 3 3। ये तो एक तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये एक हो गया। एक और ढूंढो
दूसरा हो गया जैसे कि 1 1 लेना ही पड़ेगा, 2 2 और 3 3 ये तो लेना ही पड़ेगा, और साथ में कुछ भी ऐड करो और 1 2 ऐड कर दो। तो 1 2 ऐड करोगे तो 2 1 भी ऐड करना होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। ये बन जाएगा एक और इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और इक्विवेलेंस रिलेशन देखो, जैसे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, और फिर 1 3 ले लिया, और फिर 3 1 भी ले लिया। यस, एक और इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसी तरह से अब और देखते हैं, ऊपर लिखते हैं 1 1 ले लो, और 2 2 ले लो, और 3 3 ले लो, और साथ में 2 और 3 ले लो, और इसका उल्टा 3 2 ले लो। ठीक है, यस। और देखते हैं और क्या हो सकता है। और ये 4 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब और देखते हैं, और इन सबको इकट्ठा कर लो। एक हो गया, इन सबको इकट्ठा करो, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 और 3 2, सबको इकट्ठा कर दिया। यस, तो ये बनेंगे 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है तो मैं सबसे पहले B की जगह A लगाऊंगा। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A हो सकता है, क्या ये ट्रू है? ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर नहीं होगा तो इक्वल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, याद रखेंगे। दूसरा, A अगर ग्रेटर देन इक्वल टू B है, तो क्या आपको क्या लगता है कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा? नहीं होगा। अगर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक कहाँ लिखा हुआ है? ये सिमेट्रिक लिखा हुआ है, इसे छोड़ो, ये नॉट सिमेट्रिक है। ये हो सकता है। अभी देखते हैं, इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। अब ये 2 रह गए। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव में अगर 4 बड़ा है 2 से, ये ट्रू है, और 2 बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब 4 बड़ा होगा हमेशा 1 से, तो ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। यस, और रिफ्लेक्सिव भी है। यस, बी सेक्शन इज द राइट आंसर। यस। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। अब इसमें ए एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो ए एक सेट 2 एलिमेंट, जैसे कि ए और बी। बी एक और सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, जैसे पी क्यू आर। ठीक है, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 1 1 का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट must be having some must be associated with 1, मतलब different element have different images, different element have different images। ठीक है, A set has 2 element, set B has 3 element। ठीक है, तो सेट A के साथ कितने एसोसिएट हो सकते हैं? 1, और ये 2, और ये 3। तो ए के तो 3 आंसर हो सकते हैं। अब कोई एक ले लो, ठीक है, और बी के साथ कितने हो सकते हैं? बाकी के 2। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में आपको फंक्शन दिया है R2R। अब fx दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू 1/x, और x क्या है? बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब कहता है फंक्शन के बारे में बताओ। 1 1 ऑन टू नॉट डिफाइन बाइजेक्टिव। पहले तो खास बात यह है कि x बिलोंग्स टू R है। x बिलोंग्स टू R का मतलब होता है कि इसमें सारी वैल्यूज हैं, मगर ये फंक्शन तो
x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है। फॉर x इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफाइन, तो इट इज नॉट डिफाइन फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसमें 1 1 ऑन टू क्या देखें, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, और यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में, इससे पहले में क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार फिर से देखो। 19 के लिए फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 19। अगर यहां पर ए के 3 एलिमेंट होते, ए बी सी, और बी के 2 एलिमेंट होते, पी और क्यू। ठीक है, तो ए एलिमेंट के लिए 1 1 होने के लिए कितनी ऑप्शन हो सकती हैं? 2, या तो P और या तो Q। एक तो लेनी होगी ना, मान लो हमने P ले ली। ठीक है, अच्छा, और फिर अब B के लिए, तो A के लिए कितनी ऑप्शन है? 2, और B के लिए कितनी ऑप्शन है? B के लिए फिर एक बचती है, तो उसके लिए 1 हो गई। फिर C के लिए कितनी ऑप्शन है? कोई भी नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 0। अगर ये A में 3 एलिमेंट होते और B में 2 एलिमेंट होते, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये किया हमने MCQ, आज किया हमने रिलेशन एंड फंक्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए चैप्टर के साथ।